नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2025 तृतीय खंड यूनिट नंबर 3 नेतृत्व के विकास के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने नेतृत्व की शैलियां, नेतृत्व के सिद्धांत, नेतृत्व की अवधारणा और नेतृत्व के गुण, इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इंटरनल गवर्नेंस, आंतरिक गवर्नेंस और समन्वय के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। यह यूनिट 8 अंकों की है और सरल भी है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो तो इनसे इनके जो भी प्रश्न आएंगे इनका उत्तर हम ठीक तरीके से दे पाएंगे और इसको हम उत्तर को बना पाएंगे। तो हम चर्चा करना शुरू करते हैं। इंटरनल गवर्नेंस क्या है, इनके प्रमुख घटक क्या हैं, इनके महत्व क्या है, समन्वय क्या है, समन्वय के प्रकार क्या है और समन्वय की चुनौतियां क्या है। किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेशन मेथड्स, नीतियां, प्रक्रियाएं होती हैं और ये प्रक्रियाएं किसी भी संस्थान की नीतियों के अनुरूप होती हैं। इसी को इंटरनल गवर्नेंस कहते हैं। संगठन निजी हो या गवर्नमेंट का हो, प्रत्येक व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप देखते हैं कि किसी भी संगठन को, चाहे सरकारी हो या निजी संगठन हो, पदों की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया होती है। पद, जिन्हें पद सोपान कहा जाता है। वरिष्ठ जो श्रेष्ठतम पद होगा उससे लेके नीचे तक किसी भी पदों का आप उदाहरण दे सकते हैं। जैसे पुलिस विभाग को अगर आप लेते हैं तो पुलिस के जो सबसे बड़े अधिकारी होंगे वो डीजीपी कहलाएंगे। फिर क्रमशः नीचे एडिशनल डीजीपी और आईजी, एडिशनल आईजी, आईजी और डीआईजी, पुलिस अधीक्षक और एडिशनल एसपी और सीएसपी, टीआई, ऐसे पद नीचे तक जाते हैं। ऊपर के जो पद होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं। एक ही हो, आदेश की एकता को बनाए रखने के लिए, यूनिटी ऑफ कमांड को बनाए रखने की, स्पान ऑफ कंट्रोल के लिए जो सबसे वरिष्ठतम पद होगा वो सिंगल होगा और जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो पदों का विस्तार होता चला जाएगा। ये इंटरनल गवर्नेंस की बड़ी आवश्यकता होती है ताकि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसके लिए महत्वपूर्ण होता है एक तो संगठन की नीतियां। संगठन, सरकार एक व्यापक, किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा व्यापक नीतियां बना दी जाती हैं। उन नीतियों के अंतर्गत संगठन जिस उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, प्रत्येक संगठन का अपना एक टारगेट होता है, लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, उनके अनुरूप अपनी नीतियां बनाते हैं और अपनी एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीडिंग प्रक्रिया, जिसको एसओपी कहा जाता है, वो बनाते हैं, जिनमें उनके नियम और विनियम होते हैं। इसका कारण क्या होता है, ये अगर हम ठीक से एसओपी ना हो, नीतियां ना हो तो कार्य में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाएगा और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएंगी। इंटरनल गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि लीडरशिप, नेतृत्व निश्चित हो कि किसी भी संगठन का जो मुखिया कौन है और नीचे कौन ऑर्डर करेगा, आदेश देने वाला कौन होगा और आदेश का पालन करने वाला कौन होगा। इसके लिए नियम निर्माण बने होते हैं। किसी भी इंटरनल गवर्नेंस के लिए जरूरी है, आंतरिक शासन के लिए जरूरी है कि अकाउंटेबिलिटी तय कर दिया जाए, उत्तरदायित्व तय कर दी जाए। तो प्रत्येक संगठन में प्रत्येक पदों के अनुरूप सबका दायित्व निर्धारित होता है कि कौन किस काम को करेगा। अगर उस काम को वह नहीं हो पाता है तो संबंधित पद के व्यक्ति से वो जवाबदेही, प्रश्नों का जवाब लिया जा सकता है। इसी को अकाउंटेबिलिटी कहते हैं, इसी को जवाबदेहिता कहते हैं। संगठन ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, इसके लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस प्राइवेट संगठन में और गवर्नमेंट संगठन में पालन किए जाते हैं। अगर शासकीय संगठन में कहें तो ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सूचना के अधिकार के तहत हम जानकारियां भी प्राप्त करते हैं और प्रत्येक संगठन चाहते हैं कि हमारी जो व्यवस्थाएं हो वो ट्रांसपेरेंट हो ताकि कम से कम जोखिम हो, भ्रष्टाचार ना हो, व्यवस्थाएं ठीक से संचालित हो और जनता के प्रति जवाबदेहिता तय हो। अगला जो महत्वपूर्ण है, जोखिम, जो रिस्क मैनेजमेंट है। प्रत्येक संगठन का अपना एक दायरा होता है और कार्य करने का जोखिम होता है। उन जोखिम प्रबंधन को ठीक से
व्यवस्थित करना, उसके लिए प्रीवियस तैयारी करना और आगामी भविष्य की कल्पना, आगामी भविष्य के संबंध में भी एक नीतियां बना के चलना कि ऐसे जोखिम किसी भी संगठन के साथ आ सकते हैं, ताकि समय रहते उनका ठीक से नियंत्रण किया जा सके और जोखिम को कम किया जा सके। बहुत जरूरी है। आगे जो इंटरनल गवर्नेंस के लिए नैतिकता, आचार संहिता प्रत्येक संगठन की एक एथिक्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे अगर शासकीय संगठन की बात करें, प्रत्येक संगठन में और सरकार की तरफ से जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स बने हुए हैं, शासकीय सेवकों को उन कंडक्ट रूल्स का पालन करना होता है। संगठन के कार्य के बाद उनका जो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन, प्रत्येक संगठन अपने टारगेट को प्राप्त किया, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया कि नहीं किया, इसके लिए उनका जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन मूल्यांकन भी होता है। प्रदर्शन मूल्यांकन के तहत यह देखा जाता है कि जो नीतियां निर्धारित किए गए थे, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उनका पालन कहां तक हुआ है और कितने हद तक हमने अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर ली है। इंटरनल गवर्नेंस, आंतरिक गवर्नेंस के लिए परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, उसके अनुरूप तकनीकियों का प्रयोग करना, इसको नवाचार कहते हैं। जैसे ही समय बदलता है तो संगठन के स्वरूप भी बदलते हैं, उद्देश्य भी बदलते हैं, तकनीकियां भी बदलती हैं। उन टेक्नोलॉजी को लाना और ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी लोचशीलता बना के रखना कि ताकि संसाधनों का परिस्थितियों के और लक्ष्यों के अनुरूप नियोजित किया जा सके। समय के अनुरूप हम उन सिस्टम्स को, उन प्रणालियों को, उन तकनीकों को अपना करके इनोवेटिव हो सकते हैं और संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकते हैं। ये इंटरनल गवर्नेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि संसाधनों का कुशल प्रबंधन हो। यदि आंतरिक गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, पद सोपान नहीं होंगे, यूनिटी ऑफ कमांड नहीं होगी, स्पान ऑफ कंट्रोल नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो संसाधनों की वेस्टेज होगी, संसाधनों का कुशल प्रबंधन नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि एक इंटरनल गवर्नेंस के लिए हम एक एसओपी, नीतियां, नियम विनियम और जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीजर्स है, उसको बना के रखें। इस इंटरनल गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, जनता और सरकारी तंत्र में विश्वास होगा, भ्रष्टाचार और अनियमितताएं कम होंगी, नीतियों का निर्माण बेहतर तरीके से होगा और उनका क्रियान्वयन कुशल तरीके से किया जा सकेगा। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी यह पता होना चाहिए कि हमारा कार्य क्या है और हमारे उद्देश्य क्या है। ये इंटरनल गवर्नेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। इसके बाद आपके जो अगला आता है वो होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसी भी कार्य को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए, संसाधनों को वेस्टेज को रोकने के लिए, नीतियों की असंगतियों से बचने के लिए जरूरी है कि हम कार्य में समन्वय बना के चलें। यहाँ एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि समन्वय और सहयोग में अंतर है। प्रत्येक समन्वय के लिए सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सहयोग एक अलग अवधारणा है और समन्वय एक अलग अवधारणा है। इस संबंध में एक लोक प्रशासन में एक हमने उदाहरण पढ़ा था, जिसे जॉर्ज आर टेरी ने दिया था। उन्होंने एक बड़ा शानदार कोऑर्डिनेशन का और सहयोग को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया था, जो मैं आपसे शेयर करता हूं। किसी व्यक्ति को सुबह की ट्रेन पकड़नी थी, सुबह 4 बजे की ट्रेन थी। उन्हें संबंधित व्यक्ति ने सोचा कि 4 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए जरूरी है कि हम आधा घंटे पहले उठ जाएं, सो करके उठ जाएं, ताकि हम टाइम से प्लेटफॉर्म पहुंच जाएं। उन्होंने अपना अलार्म 4 बजे के आधा घंटे पहले यानी 3:30 बजे का अलार्म लगा दिया। संबंधित व्यक्ति की मां ने सोचा कि बच्चे को सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है, तो उन्होंने पुनः उस घड़ी के जो अलार्म है आधा घंटे और पहले कर दिया। ऐसा ही पिता ने भी सोचा, ऐसा उनके सर्वेंट ने भी सोचा। सब लोगों ने घड़ी को आधा घंटे पीछे करके अलार्म सेट कर दिया। जिस व्यक्ति को 4 बजे के पहले आधा घंटे पहले जगना चाहिए था, चूंकि सभी ने उस घड़ी को आधा घंटे अलार्म पीछे कर दिया, तो उस व्यक्ति को 1.5 से 2 घंटे पहले जग जाना पड़ा। सभी ने सहयोग तो किया, लेकिन आपसी कम्युनिकेशन ना होने से, संचार ना होने से, कम्युनिकेशन गैप होने से समन्वय नहीं हो पाया। समन्वय ना हो पाने से
समय की बर्बादी होगी। तो कोऑर्डिनेशन इसी को कहते हैं कि जब भी हम कोई कार्य करें, वो आंतरिक संगठन हो, हमारे बाह्य संगठन हो, समाज में, शासन में जितने भी संसाधन, जितने भी विभाग, जितने भी संगठन काम करते हैं, उनमें आपसी तालमेल बहुत जरूरी है। यदि तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो संसाधनों की बर्बादी होगी, कार्य में देरी होगी, नीतियों में असंगतता होगी और निर्णय भी ठीक से नहीं हो पाएंगे। समन्वय कई प्रकार के होते हैं। संगठन में आंतरिक समन्वय, जो संगठन वाले होते हैं उनमें एक जो पद की हायरार्की होती है, उनमें आपसी कम्युनिकेशन और एक थ्रू प्रॉपर चैनल की कार्य किस चैनल से जाएगा ताकि एक आंतरिक समन्वय बना हो। संगठन अपना बाह्य समन्वय भी बना कर रखते हैं, जो संबंधित विभाग है, संबंधित संगठन है, उनसे कम्युनिकेशन करके बाह्य संगठन समन्वय बना कर रखते हैं। समन्वय ऊपर से नीचे की ओर, जिसे वर्टिकल कोऑर्डिनेशन, ऊर्ध्वाधर समन्वय भी कहा जाता है। समान स्तर पर भी समन्वय होता है कि एक कोई विभाग है, कोई संगठन है, तो एक पद पर कई लोग कार्य कर सकते हैं, कई कर्मचारी कार्य करते हैं। तो जरूरी है कि आपसी कम्युनिकेशन हो और कोऑर्डिनेशन हो ताकि संसाधनों की बर्बादी ना हो, समय की बर्बादी ना हो। इन समन्वय को बढ़ाने के लिए, समन्वय को बेहतर कोऑर्डिनेट करने के लिए स्पष्ट नीतियां और दिशा निर्देश हो। वर्तमान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग है, उनका हम उपयोग करें, नियमित बैठक और संवाद करें और एकीकृत परियोजना प्रबंधन का उपयोग करें। यूनिफाइड प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स हो, स्पष्ट हो, इससे हम समन्वय को बेहतर तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो इतनी सी बातें आपके आंतरिक गवर्नेंस के संबंध में और समन्वय के संबंध में है। मैं आशा करता हूं कि आप, मेरी बात आप तक पहुंची होगी। से इसके बाद जो भी आपके यूनिट में होगा उसको हम आगे बढ़ाएंगे। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो, ठीक लगी हो, तो आप इसको आप साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।